गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट पेश हुआ, उस बजट के बाद हाउस में जो डिस्कशन रही, उस डिस्कशन के हवाले से मैं आज जवाब देने के लिए खड़ा हूँ। लंबी तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि जितना बोलना था उस दिन कोई पौने 2 घंटे में सारी बातें जो है हाउस के सामने रखी गई। कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने डिस्कशन में हिस्सा लिया। काफ़ी हमारे साथी ऐसे हैं हाउस के जो नहीं ले पाए, मैं भी माजरत खा हूँ। कोशिश करूँगा कि 3 दिन के जो मेरे ग्रांट्स हैं, जो आप इस डिस्कशन में बात नहीं कर पाए, उसमें कर लीजिए और उसमें शायद मुझे ज़्यादा वक्त मिलेगा जवाब देने का। मैंने जिस अंदाज में बजट अपनी तकरीर शुरू की थी, उसको भी यहाँ बहस का एक मुद्दा बनाया गया। हमारे नौजवान साथी वहीद परा साहब जब तकरीर कर रहे थे तो कहा कि ये पेसिमिस्टिक था। आपने पहले ही हाथ ऊपर किए और कहा कुछ नहीं है। इत्तेफाक से ठीक यही सवाल जब बजट के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देने गया था तो ठीक यही सवाल मुझसे वहाँ पे भी पूछा गया था कि क्या ये पेसिमिस्टिक नहीं था। मैं तो अपनी जगह मानता हूँ कि पेसिमिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक था। मैंने हकीकत को बयान किया। मैंने ये कहा कि जिस्म पे ज़ख्म है, जो मरहम है कहाँ लगाऊं। पेसिमिस्टिक ये होता, हार मैं वहाँ पे मानता जब मैं ये कहता कि ना जिस्म पे इतने ज़ख्म हैं, अब मौत ही शायद बेहतर है। या मैं ये कहता कि जिस्म पे इतने ज़ख्म हैं, मेरे पास इन पे मरहम लगाने के लिए है ही नहीं गुंजाइश। लेकिन मैंने ये कहा कि जिस्म पे ज़ख्म है, जो मेरे पास मरहम है कहाँ कहाँ लगाऊं। और ये जम्मू कश्मीर की असलियत है, ये हमारी हकीकत है। इस हकीकत से हम इनकार करें तो कैसे करें? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जितनी हमारी मुसीबतें हैं, जितनी हमारी मुश्किलात हैं, जितने हमारे डिमांड्स हैं, उतना पैसा हमारे पास है नहीं? ये असलियत है। अगर ज़रूरत के मुताबिक पैसा होता तो शायद हमारी आज ये हालत नहीं होती। क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वो तमाम पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं अपने हाथ में आज ले पाऊं और उन पे काम शुरू कर पाऊं? नहीं। क्या ये हकीकत है कि मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली दे पाऊं? नहीं। आज के दिन में तो शायद जम्मू कश्मीर को 24 घंटे बिजली देने का भी हमारे पास बजटरी जो है प्रोविज़न है नहीं। हमें मजबूरन कट लगाने पड़ते हैं। हमारी सोशल वेलफेयर स्कीमें, हालांकि उनको हमने बजट में बढ़ाने का काम किया है, क्या वाकई वो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक है? नहीं है। ऑनरेबल एमएलएज ने यहाँ अपनी तनख्वाह के हवाले से बात की। क्या हमारी तनख्वाहें इनकी ज़रूरत के मुताबिक है? नहीं। क्या जितना आप गाड़ी के तेल पे खर्च करते हो, क्या उतना पैसा हम आपको देते हैं? नहीं। तो हकीकत यह है जितना हमें चाहिए उतना है नहीं, लेकिन जितना है उसका सही इस्तेमाल हो, उस हवाले से मैंने अपनी तकरीर शुरू की। तो मैं फिर ये बात दोहराता हूँ स्पीकर साहब, मेरी बात पेसिमिस्टिक नहीं थी, रियलिस्टिक थी। हकीकत को मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए मैंने अपनी बात की। अंग्रेजी में एक कहावत है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। अपना कोट वैसा ही सियो जितना आपके पास कपड़ा है। और हमने बजट में भी यही कोशिश की। हमने हवा में बात नहीं की, बढ़ चढ़ा के पेश नहीं किया। हमने वो बातें नहीं की जिनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। सोच समझ के हमने ये बजट पेश किया ताकि जो हमने सोशल वेलफेयर मेजर्स इस बजट के तहत प्रपोज किए हैं, उनका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट लोगों पे ना पड़े। सजाद साहब ने, हालांकि मैं हाउस में मौजूद नहीं था, लेकिन जवाब तैयार करते हुए मैं इनकी तकरीर सुन रहा था। उन्होंने पूछा कि विल दिस बजट हैव एन इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, अ मैसिव इन्फ्लेशनरी इफेक्ट? बिल्कुल नहीं।
मामूली थोड़ा सा अगर होगा भी, लेकिन हमें वो भी नहीं लगता है होगा। और हमने बढ़ चढ़ा के जो है ज्यादा लोगों के ऊपर दबाव डाला नहीं है, बोझ नहीं डाला, जिम्मेदारी से काम किया। और आगे भी इसी जिम्मेदारी से जो है हम लोगों के मुश्किलात हल करेंगे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि हमने क्या क्या वादे किए। अब हम जानते हैं हमने लोगों से क्या वादे किए। आपसे ज्यादा उन वादों को हमने दोहराया। इलेक्शन के दौरान अपने मैनिफेस्टो के हवाले से आप लोगों ने हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से थोड़ी बात की, लेकिन उससे ज्यादा हमने की। हम जानते हैं ना अब हमने लोगों से क्या क्या वादे किए हैं। और मैं फिर इस बात को इस हाउस में दोहराता हूं ना, अब हम वादा बंद हैं। हम अपने वादे जो हैं लोगों के साथ किए हुए वो पूरा कर लेंगे। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि पहले बजट में सारा कुछ होगा, कि हम बस एक ही तकरीर में आके सारे मसले जो हैं हल करेंगे या सारे अपने वादे जो हैं पूरे करेंगे। हमने ये कहा कि हम शुरुआत करके एक बुनियाद डालेंगे, एक वो मजबूत बुनियाद जिस पे हम एक इदारा, एक ढांचा जो है कायम कर सकें। यही इस बजट का मकसद था। इस बजट के हवाले से हम लोगों को ये पैगाम, ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि हम अपने वादे भूले नहीं, हम अपने वादों पे कायम हैं। और जैसे जैसे ये हुकूमत का जो है टर्म आगे बढ़ता जाएगा, हम अपने वादे जो हैं पूरे करेंगे। और इसके लिए हमने जो है एक शुरुआत की। अब क्या खता है अगर हमने सबसे गरीब लोगों को सबसे पहले मदद की? क्या ये गलत है? क्या मुझे सबसे ज्यादा अमीर लोगों को पहले मदद करनी चाहिए थी? हमने शुरुआत वहां की जहां इस शुरुआत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इंशाल्लाह जिस तरह मकान बनता है, पहले आप बुनियाद डालते हो, फिर पहला मंजिल डालते हो, फिर स्लैब चढ़ाते हो, फिर दूसरा मंजिल चढ़ता है, फिर छत लगाते हो, इसी तरह इस बजट में हमने घर की बुनियाद डाली। इंशाल्लाह अगले बजट में घर का पहला मंजिल बनेगा। और उसके बाद आखिर के बजट तक हम घर का छत चढ़ा के उस घर को लोगों के हवाले करेंगे। फिर लोगों तक है, वो उस मकान को पसंद करें या ना करें, हम अपने तरफ से जो है अपना काम कर लेंगे। यहां बजट के डिस्कशन के दौरान शुरुआत में ही रिवायतन शुरुआत यहां से हुई। फिर पहली तकरीर मेन ऑपोजिशन पार्टी के हवाले से, ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे बिल्कुल सुनील गावस्कर के अंदाज में जनाब मनकोटिया साहब पैड ग्लव्स शव्स हेलमेट पहन के उतरे मैदान में। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुआ कि उतरे थे क्रिकेट के मैदान में लेकिन खेलने लगे फुटबॉल। डिस्कशन था बजट पे, लेकिन तकरीर थी गवर्नर एड्रेस वाली। शायद अगर 20-25 मिनट तकरीर की तो 20 मिनट उसमें सियासी बातें, 5 मिनट बजट के हवाले से। गवर्नर साहब के खुतबे के डिस्कशन के बाद जब यहाँ पे गवर्नमेंट के तरफ से मैंने जवाब दिया, उसके बाद मैंने कहीं से सुना था कि मेरे जवाब को लेके थोड़ा एक टेंशन सा बन गया था। और हमारे जो मेन प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उनकी काफ़ी खिंचाई हुई कि ना आप लोगों ने इनको सारा वो क्या कहते हैं इसको, ना आपने घेरा नहीं, इनको सारा जो वो इश्यूज हैं वो सारा चेंज हो गया। नैरेटिव, हाँ सही, थैंक यू, मैं वो लफ्ज़ ढूंढ रहा था, कभी कभार मेरी अंग्रेज़ी ख़राब हो जाती है। वो नैरेटिव इनको आपने चेंज करने दिया। यहाँ से भी पढ़े, दिल्ली से भी पढ़े। मैंने इस बात को मैंने मजाक के तौर पे, सुनील जी बैठे ना, कोई नहीं,
मैंने इसको ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि हम अक्सर बेशतर अपने आप को बहलाने के लिए जो है बातें सुनते हैं। लेकिन जब मैंने मनकोटिया साहब की तकरीर सुनी, इनकी तकरीर ने साबित किया कि वाकई जो मैंने सुना वो सही सुना, क्योंकि जिन जिन चीज़ों पे हमने सुना था इनकी धुलाई हुई, बिल्कुल उन्हीं चीज़ों पे मनकोटिया साहब ने अपनी तकरीर की। 370, महाराजा साहब, डोगरा रूल और 13 जुलाई। बजट के हवाले से कोई खास बात हुई नहीं। अब हालांकि ओपनिंग में इन्होंने मुझे बहुत गुंजाइश छोड़ी कि मैं उसी तरफ जाऊं, तो प्रेसिडेंट रखा। मैं चाहता तो मैं भी अब अपनी सारी तकरीर वहां खींच लेता, मुझे बजट पे बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने जितना कहना था एलजी साहब के खुतबे के दौरान कह दिया। जब ना कोई फ्रेमवर्क है, अब इन सालों में इनके नंबर में क्या तब्दीली आई है, उस पर भी अब शायद अग्री करना आज के दिन में मुश्किल होगा, क्योंकि इस बजट को जब मैं देखता हूं नंबर 61,000, जब मैं गवर्नमेंट का नंबर देखता हूं तो उससे कहीं गुना ज्यादा। तो हमें ये सिलसिला अब हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो आज कम से कम उन डेली रेटेड वर्कर्स और हमारे जो हैं कैजुअल एडहॉक, उन्हें इस बात का एहसास देने के लिए कि हम उनको भूले नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, मैं आज एक कमिटी इस हाउस के जरिए से अनाउंस करना चाहता हूं। मैं इस बजट तकरीर के बाद उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर करके चीफ सेक्रेटरी साहब के ज़िम्मे रख के इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग सेक्रेटरी, जीएडी सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें लॉ का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, उन्हें 6 महीने का वक्त देके उनसे कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाज़ाब्ता एक फ्रेमवर्क तैयार करें। पहले नंबर तय करें, जीएडी के थ्रू नंबर तय करें कि कितने हैं, फिर लीगली और फाइनेंशियली इसके वो देख के कि किस तरह किया जा सकता है, एक रोड मैप तय करके, ताकि अगले बजट में इस हाउस के सामने मैं खड़े होकर आपसे ये कहूं कि ना ये तैयार है और ये हम करने जा रहे हैं। मुझे यहां लव लेटर्स के हवाले से बात आती है। जब भी हम बात करते थे कहते हैं ना इट्स अ लव लेटर। गवर्नर साहब का, एलजी साहब का खुतबा लव लेटर, ठीक है ना, है, क्या करें। ये वाला बजट स्पीच, ये भी लव लेटर। अब मैं फूक फूक के कदम रखता हूं कि मैं कुछ बोलूं तो कहीं इसको ना लव लेटर के तौर पे लिया जाएगा, लेकिन मैंने इसको लव लेटर ओन किया। जब प्रेस ने मुझसे पूछा कि ना ऑपोजिशन कहती है दिस इज अ लव लेटर टू द बीजेपी, मैंने कहा बिल्कुल है। It's a love letter to the BJP, it's a love letter to PC, it's a love letter to PDP, it's a love letter to NC, it's a love letter to CPM, it's a love letter to Congress, it's a love letter to Khurshid Saab's party, it's a love letter to independents, it's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. Love letter, आप love letter क्यों लिखते हो? प्रेम का इजहार करने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए। क्या मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मोहब्बत करता हूं? बेशुमार लोग मोहब्बत करता हूं, बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, और कोशिश की है कि इस मोहब्बत के तहत मैं कुछ उन्हें दे पाऊं। तो मैं शर्मिंदा नहीं हूं कि हमने लव लेटर लिखा और इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी तो अगले 5 साल तक हम लोगों को ये लव लेटर लिखते जाएंगे। स्पोर्ट्स के लिए बिलखसूस अलग प्रोविजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, उस हवाले से डेवलपमेंट के लिहाज से कौन सा सेक्टर ऐसा रहा जो छूटा, R&B, PWD, जल शक्ति, हेल्थ, एजुकेशन, पावर, सारे।
हमने कुछ नई स्कीमें अपने, चाहे वो युवा के हिसाब से हो, चाहे सेहत के हिसाब से हो, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें नहीं है ना। वो कौन सा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके तहत हमने अपनी बहनों को, अपनी माओं को मुफ्त का बस का जो है ट्रांसपोर्ट का दिया? उस पर भी हमारी छोटी बहन जो है नाराज कि किश्तवाड़ को सिर्फ एक बस जाती है ना। वो हमारा कसूर है? क्यों नहीं है और बसें? हम तो अभी आए, कोई बात नहीं, हम इन बसों की तादाद बढ़ा देंगे और बढ़ा के रखेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज एक ही बस है तो जो डबल इंजन की आप लोग अक्सर बात करते हो, यहां कौन सी डबल इंजन की कमी थी? दिल्ली में भी सरकार आपकी, मतलब मरकजी सरकार, और यहां पे भी आपकी। फिर बसों की तादाद बढ़नी चाहिए थी। अब चलिए, उस एक बस में भी अगर उनको मुफ्त चढ़ने का मौका मिला तो क्या हमने उनके साथ गुनाह किया? कल को 5 बसें होंगी, उन 5 बसों में भी हमारी बहनें जो है मुफ्त चढ़ेंगी। इंशाल्लाह एक दिन आएगा 10 बसें होंगी, 10 में चढ़ेंगे। ऐसी तो शुरुआत होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत एक गलतफहमी बीच बीच में हो जाती है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो सिर्फ वहां से आता है और यहां इस्तेमाल होता है। कई सारी ऐसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है जनाब जिसमें हम उनको ऑगमेंट करते हैं, वहां से कम आता है, यहां से उनको बढ़ाने का काम होता है। तो जब उनका यहां असेंबली में जिक्र होता है कोई गलत बात नहीं है। अब मिसाल के तौर पे पीएम जो गोल्ड कार्ड है, उस पीएम गोल्ड कार्ड के तहत सिर्फ बीपीएल तक कवरेज है। उसके जो बाकी 18 लाख फैमिलियां हैं उसका खर्चा हम उठाते हैं ना। तो ये जो आप बार बार अपनी तकरीरों में कहते हो कि पीएम गोल्ड कार्ड का पूरे जम्मू कश्मीर को वहां से कवरेज है, नहीं है। अगर सिर्फ उस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे, सिर्फ बीपीएल कवर होता है। पूरे जम्मू कश्मीर को कवरेज के दायरे में जम्मू कश्मीर के बजट का पैसा आता है। समग्र में जब ग्रांट्स पे बात होगी, इस पे तफसीलन एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा बात करेंगी। लेकिन इसमें भी जो वहां से मिलता है उसको यहां पे ऑगमेंट किया जाता है। वहां पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वेजेस, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। हमने 28,000 के लिए जो रेगुलर सैलरी वाले हैं उनको इसके दायरे में लाके उन्हें जो है इसके वेजेस ऑगमेंट किए हैं समग्र के तहत। इसी तरह नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो सोशल वेलफेयर की स्कीमें हैं, 1.43 लाख बीपीएल फैमिलीज जो हैं वो कवर होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडिंग से। जो बाकी 8 लाख पेंशनर हैं वो यूटी जेएनके की एक्सचेकर से कवर हो जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के हवाले से बात करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ से पैसा आता है और यहाँ हम सिर्फ बैंक टेलर की तरह हम पैसा बांटते हैं और हमारा और कोई काम नहीं है। वहाँ से जितना आता है उसको हम यहाँ बढ़ा के फिर लोगों को पेश करते हैं। तो जब आप ये तासुर देने की कोशिश करते हो कि हमारा कुछ है ही नहीं, इसमें सारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, गलत है। थोड़ा सा वहाँ से आता है लेकिन उसका अक्सर बेशतर हिस्सा जो है यहाँ हम बढ़ा के लोगों को पेश करते हैं। इन तमाम चीज़ों में, और मैं इसलिए सेक्टर वाइज और इन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा डिटेल में, क्योंकि मैं जानता हूं कि कल से ग्रांट शुरू होंगी और तफसीलन हर डिपार्टमेंट को लिया जाएगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि अब इस बजट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, मैं ये कहूँगा कि ये पहली मर्तबा है कई सालों के बाद कि जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर के लोगों के तहत जम्मू कश्मीर की असेंबली में पेश हुआ। इसमें खामियां होंगी, इसमें कमजोरियां होंगी। कोई डॉक्यूमेंट, कोई बजट जो है वो परफेक्ट नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजट यहां पर डिस्कस हो रहा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में नहीं।
इसको बनाने में आप सबका रोल है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन शायद ही आप में से कोई है जिसकी सुनवाई नहीं हुई इसको बनाते वक्त। आज इसको डिस्कशन किया जा रहा है तो आप कर रहे हो, वहां पे बैठे हुए एमपी हजरात नहीं। इसको पास आप करोगे, वो नहीं। बड़ी मुद्दत के बाद, बहुत इंतजार करवाने के बाद, बहुत पापड़ बेलने के बाद हम इस नौबत पे आए हैं कि जम्मू कश्मीर के बजट का फैसला जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदे कर रहे हैं। और ये इस बजट की सबसे बड़ी बात है। इस बजट के तहत हमने कोशिश की कि लोगों को अपनी आवाज वापस मिले। जो हमने कहा था, वी वांट टू रिस्टोर द डिग्निटी, द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये उस हिस्से में एक शुरुआत है। सोशल इक्विटी, ये उस तरफ एक कदम है। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर के आवाम को ये यकीन देते हुए कि हमने चंद छोटे कदमों से अपना सफ़र शुरू किया है। वो कहते हैं कतरा कतरा समुंदर बनता है। इनको कतरे ही मान लीजिए, लेकिन इन कतरों को जमा कर करके इंशाल्लाह हम 5 साल के बाद लोगों को समुंदर एक पेश करेंगे।